प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज का जो हमारा विषय है, दर्शकों आपने देखा मोदी जी की एक रील ने क्या असर किया। पहले सोनम वांगचुक को साइड ले गए। क्योंकि जो कुछ हमारे बच्चे जो भ्रमित थे, एक्चुअली स्टूडेंट्स थे, उनको लग रहा था देश में कुछ गलत हो रहा है। उनको इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम से भ्रमित किया गया। बताया गया कि सोनम वांगचुक के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जो कि नहीं है। जो भी था, उनको ये एहसास हुआ, उनको पता चल गया। उन बच्चों का भी हमने शुरू में पदार्पण देखा जंतर मंतर पर, और उसके बाद हमने देखा कि उन बच्चों की भीड़ के नाम पर उनको सामने रख के किस प्रकार से उपद्रव और दंगा किया गया जंतर मंतर पर दिल्ली में। तो उन बच्चों को उस भीड़ से निकालना बड़ा आवश्यक था। तो इसलिए सोनम वांगचुक को जेपी नड्डा जी इत्यादि ने भाई उनका अनशन तोड़वा दिया, चैप्टर क्लोज, गुड। उसके बाद अब वो जो एक्चुअल बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, वो अब घर चले गए कि भैया सोनम वांगचुक जी ने खुद ही सरकार से हाथ मिला लिया, तो अब हम लोग कौन होते हैं कि धरना प्रदर्शन करने वाले। फिर वहाँ बचा कौन? वहाँ बचे तलवारबाज, पत्थरबाज। किस कम्युनिटी से आते हैं? दिल्ली में जब भी आग लगानी हो, जब दंगा हुआ हो, इनका पूरा योगदान रहता है। इनका मतलब मुस्लिम कम्युनिटी। कहा जाता है कि सिखों को जो है गले में टायर डाल के आग लगा दिया गया था 1984 में। बीच में सिख दंगा हुआ था। सिखों से दुश्मनी किसकी थी? मुसलमानों की, 47 से। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है, गले में टायर डाल के जलाने का कुकृत्य पहले कौन कर चुका है? संभल में, सन 78 में। कमिंग बैक टू टुडे, पत्थरबाजी, तलवारबाजी, ये सब कौन कर रहा था 2020 में दंगे में? किन इलाकों में हो रही थी? इस बार ये था कि इनको स्वयं सामने नहीं आना था। तो ये खालिस्तानी आंदोलन जो किसानों के नाम पर हुआ था, वहाँ भी ये सिखों के स्वरूप में पहुँच गए थे। दूसरा, फिर इन्होंने, लेकिन इस बार ये छिपा नहीं पाए अपने आप को। ये बहुत दिन से बेचैन है क्या कि ये जो मुसलमान यंगस्टर्स हैं, जो मुसलमान जेनजी है, ये बेचैन है। इसको जो पूरी लीडरशिप थी, वो क्या है, जब भी एक मुसलमान वोट बैंक समर्थित सरकार होती है, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू यादव जैसी, तो वो लोग सरकार का एक बड़ा रिसोर्सेज जो है इन मुसलमान यंगस्टर्स को कंट्रोल करने में, उनको कोई ना कोई काम धंधे पे लगाने में या अवैध कारोबार में लगाने में, जैसे गाड़ियाँ काटना हो, बुचरी करनी हो, या मैं वो सब शब्द नहीं, जितने भी इनके कुकृत्य होते हैं, कहीं पर काम धंधे पे, वैध कामों में भी लगा दिया, सब्जी की दुकान खुलवा दी, कर दिया, वो कर दिया। वो ये लोग अपने इन यंग मुसलमानी जंजीज़ को, जन ज़ॉम्बीज़ को रख देते हैं, कहीं पर काम धंधे पे लगा देते हैं। पर अभी चूँकि दिल्ली में केजरीवाल नहीं है, हरियाणा में वो हैं हमारे सैनी साहब, तो इधर सरकारी व्यवस्था जो है, सरकार की स्कीम्स का फ़ायदा मिल रहा है, पर सरकार के माध्यम से जो पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा इनकी तरफ बहता था, जैसे आजम खान ले जाता था या कोई और भी ले जाता था, या अवैध ज़मीनों पर कब्ज़ा, ये सब, वो सब बंद हो गया। तो इनके यंगस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए इनके पास काम नहीं है। कहाँ लगा दें? पैसा तो आ रहा है। फिर रोहिंग्या भी और ये ले आए अपने सर पे, ठीक है। तो वो भी रील्स देख रहे हैं। अच्छा, वो देख रहे हैं कि भैया मोदी सरकार और योगी सरकार और हिंदू सरकार हम पर शासन कर रही है, ये तो हमारा पॉइंट्स कम हो रहा है, हमको तो जन्नत जाना है, वहाँ के लिए तो पॉइंट चाहिए होता है। हमारे रहते अगर हम इनका कुछ नुकसान नहीं कर पाए तो हमारे तो पॉइंट्स कम हो रहे हैं। ये एक्चुअली इनकी फितरत है, और इनकी फितरत को पालता पोसता कौन है, उस पर भी आता है। तो ये इस प्रकार से ये दंगे पर उतर आए इन्होंने पुलिस के साथ। और पुलिस के साथ तो जाहिर सी बात है, इनकी पुरानी दुश्मनी है। उसने बोला था ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो क्योंकि हिंदुओं की रक्षा के लिए जो पहला फ्रंट है, जो पहली दीवार है, वो है भारतीय पुलिस, या हर स्टेट की अपनी पुलिस, हिंदुओं की रक्षा के लिए। हिंदू क्या करता है? हिंदू वोट देता है, परिवार पालता है, अपने लिए एक सरकार चुनता है, अपने लिए एक समाज बनाता है, सभ्य समाज बनाता है। सभ्य समाज की है कि भाई एक हमने कुछ लोगों को चयनित कर रखा है कि वो सुरक्षा का कार्य करेंगे। हर आदमी घर में तलवार और लाठी वल्लम लेके नहीं चलता है। 2-4 लोगों का मनमुटाव होता है, कोर्ट चला जाता है। इनका ये चीज़ नहीं, इनका हर चीज़ तलवार पे रूल होती है, वो हम सबको पता है। इन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर यही करने का प्रयास किया। इनके अंदर इतना तकलीफ़ किस बात की थी कि हम किसी को तकलीफ़ पहुंचा नहीं पा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी के आने के बाद, या जो है योगी राज है, मोदी राज है, हम कष्ट नहीं दे पा रहे हैं किसी को। जिस प्रकार से ये दंगा कर लेते थे, जिस प्रकार से लड़कियां छेड़ लेते थे, तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने वहाँ पर लड़कियां भी छेड़ी। तो एक फ़िल्टर करना बड़ा आवश्यक था, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स थे और इन दंगाइयों, इन कुकर्मियों से। अभी भी सड़क, अच्छा, उनके सपोर्ट में कौन आ गया? वही जुनैद और वही सारी डिटेल्स वो आप सब जानते ही हैं।
एक फिल्ट्रेशन बड़ा ज़रूरी था। तो अब बचा कौन? दहिया हट गया साइड में, दीपके बचा, सौरभ दास बचा। तो दीपके और सौरभ दास में भी एक फिल्ट्रेशन किया गया कि एक को सरकार ने सुना, ताकि हमारी एक लार्जर जनता को ये बिल्कुल एहसास हो कि सरकार सुनती है। सरकार भाई, एक समस्या कहती है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही, सरकार क्यों नहीं सुन रही। एक समस्या और है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा क्यों नहीं मांगा जा रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। मेरे विचार में उनका इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और यह बात मैं पहले से भी कह रहा हूँ। बहुत हमारे राष्ट्रवादी लोग भी कह रहे थे, अरे इस्तीफ़ा दिला दो, क्या होता है, एक आदमी इस्तीफ़ा हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उस पर मैं अलग से चर्चा करूँगा। अभी आते हैं कि ये फिल्ट्रेशन बड़ा ज़रूरी था। तो दास को सुन लिया, फ़ोटो खिंचा ली, रांका को सुन लिया कि भाई आपके पास दंगा करने का या उपद्रव करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वांगचुक अनशन तोड़ चुके हैं, आपकी बात सरकार सुन रही है, आप ज्ञापन दे चुके हैं, संसद में चर्चा होने वाली है मंडे को। यही एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यही व्यवस्था भारतीय समाज ने अपने लिए चुनी है। और जिसको ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा दिला दो, ये कर दो, भाई मोदी जी को करोड़ों लोगों ने वोट दे के चुना है, उनको अधिकार दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है, एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया सिर्फ पिछले 2014, 19 और 22 की नहीं है, 47 से प्रक्रिया सतत चालू है। और ये भारतीय हिंदू समाज है जिसने डेमोक्रेसी का पालन किया। तो हमारे पूर्वजों का भी बलिदान है, हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें मिली है, हमें उसी के अंतर्गत कार्य करना है। वो योगेंद्र यादव टाइप नहीं बकवास की सड़क से तय होगा, संसद से नहीं होगा। तो संसद बनाई किसने थी और क्यों बनाई थी? ठीक है, मजाक थोड़ी है, पूरे देश की आस्था है उसमें, और पूरे देश का, पूरे 140 करोड़ लोगों का भविष्य, वर्तमान, सब कुछ उस पर टिका रहता है। तो यह एक सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी की प्रक्रिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। चूँकि हिंदू बाय डिफ़ॉल्ट सभ्य होता है, तो जहाँ सभ्यता है वहाँ पर लोकतंत्र अपने आप आता है, पनपता है। लोकतंत्र के खिलाफ कौन है वो हम देख रहे हैं। ये जो दंगाई उतरे हैं, जो कांग्रेस उतर रही है, राहुल गांधी उतर रहा है, अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिराई थी, वो भी फर्जीवाड़ा करके, तब उतर जाता हिंदू, क्योंकि तुमने तो धोखा दिया था। और 50 साल से उनकी कोई सरकार आई नहीं थी, पहली बार एक बार सरकार आई, वो भी तुमने जो है गिरा दी, धोखा करके, काम नहीं करने दिया। तो हिंदू अगर तड़प, उस दिन तो हिंदू संसद पे नहीं मार्च किया था, क्योंकि धोखा होने के बावजूद नहीं किया था। कुछ कर देता तो गाली भी नहीं दी, जिस प्रकार से आप लोग गालियां दे रहे हैं। हिंदुओं को राम मंदिर चाहिए था, तो उसने अयोध्या में आंदोलन किया, उस ढांचे पर किया जहां पर आवश्यकता थी, संसद पर मार्च नहीं किया था। तो हिंदू सदैव अपने आंदोलन करना जानता है, पर अपने सामाजिक व्यवस्था अपने उसको रखकर। कमिंग बैक टू हैंडलिंग अच्छे से हो गई, और यह एक मवाद निकलना ज़रूरी था। बहुत दिन से ये मवाद कई लोगों के अंतर में था कि मोदी सरकार हटा दो। आप एक, जब पहली बार हिंदू सत्ता में आया है, उसकी निरंतरता की कितनी आवश्यकता है, क्या ये हम समझ पा रहे हैं? क्या इसकी आवश्यकता हम समझ पा रहे हैं? क्या कितने सारे काम हैं? एक नीट पेपर लीक होता है जिसको 40 दिन के अंदर दोबारा कायदे से वापस बिना लीकेज के करा दिया जाता है। जिसने लीक किया वो पकड़ा जाता है। वो टीचर, प्रोफेसर वही लोग थे जिन्होंने पेपर बनाए थे। उसको एक गलती होती है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है, सुनवाई होती है, रेक्टिफाई किया जाता है, फिर अब समाज आगे बढ़ता है। दूसरी गलती पकड़, ऐसा तो नहीं है कि सरकार सुन ही नहीं रही कांग्रेस सरकार के तरीके से कि हाँ तुम लोग करते रहो, जो करना है करते हो, हमको जो करना हम करते रहेंगे, तो फिर सरकार वो हट जाती है, या ममता बनर्जी टाइप। यहाँ तो सुनना है ना, क्योंकि कार्य ही वही है, मैंडेट वही है। सुन लिया बात को, फिर उसके बाद भाई कंप्यूटर सिस्टम आधारित वो होगा और चर्चा होगी, तो सारा पता चलेगा कि एग्जैक्टली डिटेल क्या था। मीडिया में कोई कह रहा है इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो, कोई पूछ रहा है कि भाई पंजाब में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हुआ, पुराने वीडियोज़ आ गए प्रियंका गांधी के, सबके आगे क्यों नहीं आएंगे? सत्य का सामना सत्य से नहीं होगा तो किससे होगा? या झूठ का सामना सत्य से नहीं होगा तो किससे होगा? हमारे पास सत्य है, हमारे पास सत्य की कतार लगी हुई है, तो सारा झूठ इनका ध्वस्त कर किया जा सकता है। कमिंग बैक टू दिस एंटायर प्रोसेस, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा नहीं होना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर यदि किन्हीं कारणों से उनका इस्तीफ़ा ले लिया जाता है या उनको थोड़ी देर के लिए साइड रखा जाता है, तो इसमें भी मन खराब करने की आवश्यकता नहीं।
यदि भारत को शांति चाहिए, शांति की बहुत सख्त आवश्यकता है, आपने क्या किया है? अभी मुसलमान आया था, भारत में मुसलमान बहुत प्रताड़ित है, इस बात को ध्वस्त कर दिया है। मुसलमान को कोई बहाना नहीं मिल रहा सड़क पर आने का। दूसरा आया था किसान आया था, आपने वो चैप्टर भी क्लोज कर दिया। किसानों के पास अब कोई बहाना नहीं है सड़क पर आने का। एक आ रहे थे कि यूएस ट्रेड डील हो गई, भाई कोई, फिर वापस चले गए। तीसरा एक होता है स्टूडेंट्स, जो सड़क पर आ सकते हैं, दंगा कर सकते हैं। आज आपने स्टूडेंट्स का भी ये चैप्टर क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स, आपको सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं, आपकी बात सुनी जा रही, कायदे से रखी, सारी बातें सुनेंगे, हल्ला दंगा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो स्टूडेंट्स के नाम पर खिलवाड़ करने वालों को भी जो है उनको बांध के रख दिया गया। कर कौन रहा? लेकिन अगर फिर भी कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो अभी भी उपद्रव करना चाहते हैं, पूरी तरीके से आग लगाना चाहते हैं, और कमिंग बैक टू दिल्ली में, पर्टिकुलरली दिल्ली शहर में, क्योंकि दिल्ली में सितंबर में ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, और ब्रिक्स में आप जो अचीव करेंगे, जो G20 में आपने अचीव किया था, जो ब्रिक्स में जो भारत अचीव करेगा, क्योंकि ब्रिक्स ही दुनिया में इस लगी हुई आग का समाधान देगा। ये जो अमेरिका की सबसे बड़ी तकलीफ़ है डॉलर, वही डॉलर छाप के उसने इस पूरे हमारे दिल्ली के आंदोलन को मतलब फैलाया, या उसका साफ साफ रोल दिख रहा है। कौन कौन है? डॉलर पे बात कर लेते हैं। तो वो ब्रिक्स में धीरे धीरे, शनय शनय, जब दुनिया के बहुत सारे देश, भारत, चीन, रूस इत्यादि, एक बड़ी पॉपुलेशन 80% जो हमारी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन ब्रिक्स में है, अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज वाली कंट्रीज़ ब्रिक्स में है। वेस्टर्न पावर्स नहीं है, फ्रांस, यूरोप, वेटिकन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये नहीं। इनसे जो इतर बाकी देश हैं वो आपस में व्यापार कर सकते हैं, किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वेस्टर्न पावर्स को बहुत बड़ी समस्या है कि तुम हमारी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। सो मच सो दैट कि भारत में आकर बैठ के गए कि हम भारत को उतना ग्रो नहीं करने देंगे जितना हमने चाइना को ग्रो करने दिया। तुम कौन होते हो भाई? हम ग्रो करें ना करें, तुम हमको कंटेन करके ही, हमको कंट्रोल करके ही तुम्हारी सारी ग्रोथ है क्या? इसका मतलब तो यही है। तो हम तुम्हारे नियंत्रण में क्यों रहें? ये आदत पुरानी है ब्रिटिशर्स की, और उनको की कॉलोनी बना के नियंत्रित करने की अमेरिका की। अमेरिका ने सन 50 के बाद दूसरे तरीके से नियंत्रित करना शुरू किया। उसमें एक बहुत बड़ा अस्त्र बनाया इन्होंने, डॉलर। ब्रिक्स इन सब चीज़ों का लॉन्ग टर्म समाधान निकालने का एक तरीका है। अगर लॉन्ग टर्म विजन भारत के लिए है, शांति उसके लिए बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ पे इस समय एंटरप्रेन्योर्स और जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, एक्चुअल जो हमारे बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो लोग ढंग के कार्य कर रहे हैं, पूरी नई दिशा दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के स्पेस में, हर चीज़ में। अभी आपने सुना प्राइवेट स्पेस में रॉकेट भी छोड़ा गया है, तो हम हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसकी वो निरंतर सतत चलता रहे। यदि 1% चांस हो कि धर्मेंद्र जी को थोड़ी देर के लिए साइड करके, इसके पुराने उदाहरण भी है हमारे पास। सुरेश प्रभु जी रेल मिनिस्टर थे, अचानक से मुसलमानों ने चालू कर दिया कि रेल पे ट्रेनों का एक्सीडेंट कराना शुरू कर दिया। हमें याद है, हमने सारे वीडियो देख रखे हैं कौन कराता था ट्रेन एक्सीडेंट। तो फिर उसके बाद उनका इस्तीफ़ा मांगा गया, उनको थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया गया। पीयूष गोयल जी आ गए, रेल एक्सीडेंट्स बंद हुए। फिर वैष्णव जी आ गए, उन्होंने फिर बहुत सारे टेक्निकल सिस्टम्स लाए, चीज़ें नॉर्मल हो गई। सुरेश प्रभु जी क्या भारत सरकार के लिए काम नहीं कर रहे हैं? अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आप देखिए क्या क्या काम करते हैं। दूसरा, MJ अकबर जी थे, मी टू का कैंपेन लगा के उनको साइड किया गया। क्या वो आज भारत सरकार के लिए अभी भी मिडिल ईस्ट के साथ आपकी दोस्ती है उस पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं है? बिल्कुल होंगे, अनऑफिशियली होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नूपुर बहन हैं जिन्होंने कुछ शब्द कहे थे, उन पे एक कटाक्ष करके थोड़ी देर के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से सुरक्षा देकर नूपुर बहन का जीवन सुरक्षित रखा गया है। हाँ, उस समय की भारतीय क्या स्थितियाँ थी, 2020 की हम कितने डिपेंडेंट थे गैस और एनर्जी पे, वो एक अलग कहानी है। तो यदि थोड़ी देर के लिए किसी आदमी को साइड किया जाए, तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री जब तक हैं, किसी भी मंत्री को रखें, कहीं भी रखें, उनका विशेषाधिकार वो करें, उनका विवेक है, हम जानते हैं, हमको उन पर ट्रस्ट है। तो 99% मैं बिल्कुल नहीं चाहता धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें या उनको हटाया जाए, पर यदि 1% होता भी है तो बहुत ज़्यादा मन खराब करने की आवश्यकता नहीं। कमिंग बैक टू कि कौन यहाँ पर फंड कर रहा था, क्या कर रहा था, ये डॉलर मिलता किसको है? आपने देखा वो कुछ सफ़ेद चादर, सफ़ेद कपड़ा ओढ़े पादरी लोग भी आ गए थे सड़क पे। एक्चुअल तकलीफ़ वहाँ है। हम लोग को, अब आप सब जानते ही होंगे कि कुछ दाना हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है, फोड़ा पक जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसमें अंदर
थोड़ा सा विभत्स है, पर एक बार मैं कहने का प्रयास करूँगा कि उसमें गंदा खून भी होता है, उसमें सफ़ेद मवाद भी होता है, और अंत में होती है उसमें एक सफ़ेद कील। उसको हम कील बोलते हैं, खील बोलते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। जब तक वो नहीं निकलता तब तक उस दाने के दोबारा होने की चांसेस वहाँ पर होते हैं। वो एक्चुअल इन्फेक्शन होता है, वो दबा दबा कर निकालना पड़ता है। ये जो पादरी निकले थे ना, ये भारत के उस फोड़े की खील है असलियत में। गंदा खून कोई और है, मवाद कोई और है, ये असलियत है। क्यों? इनके आता है पीछे से क्रिश्चियन तंत्र का फंड। FCRA कानून आने वाला है, वहाँ इनकी हालत ख़राब है कि बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा, और ख़ासकर अगर आपने यहाँ पर उन्हीं कानून के माध्यम से फिर सरकार इनकी खोजबीन चालू करेगी कि भैया, जैसे वक्फ की ज़मीनों पर सरकार ने कार्य किया कि तुमने फर्जी तरीके से भारत की मैक्सिमम ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं। अब चर्च पे भी कारण कि तुमने कितने पैसे से किस तरीके से भारत की मैक्सिमम ज़मीनों पर कब्जा कर रखा, कौन सी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, वो भारत सरकार वापस ले लेगी। इस प्रकार की बातें चल रही हैं, और यह कानून में दिख रहा है साफ साफ। यहाँ तकलीफ यहाँ है। नीट किसको प्रॉब्लम करता है? नीट में क्या होता है, पूरे देश के सारे बच्चे एक साथ एक एग्ज़ाम देते हैं मेडिकल सीट्स की के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए। पहले क्या होता था, 2014 से पहले उत्तर भारत के मैक्सिमम बच्चे दक्षिण भारत के मेडिकल कॉलेज में जाते थे पढ़ाई करने। हर प्रदेश के एग्ज़ाम अलग होते थे, हर इंस्टीट्यूट का अपना हिसाब किताब था, तो वहाँ पर डोनेशन और उस सब तरीके से भी पैसे चलते थे। और MBBS की सीटों के तो मुझे ध्यान है 10-15 साल पहले 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते थे। अब बड़े डॉक्टर लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए दे दिया करते थे, जो भी एक व्यवस्था थी। भारत ये जो हॉस्पिटल्स पर और इस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा किसका था? क्रिश्चियन तंत्र का। सरकार अस्पताल ना बनाए, सरकार की अस्पताल की सुविधाएं बहुत ख़राब रहें, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? इनके अस्पताल, वहाँ से फिर अपना कन्वर्जन का या जो भी अब भारत की स्वास्थ्य के जितना जो इकोनॉमी है उस पर ये कंट्रोल करते थे, वह टूट रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है, हर ज़िले में बना रही है, नक्सलेट्स को ख़त्म कर रही है। नीट के माध्यम से क्या हुआ कि बच्चों का जिसका मेरिट है उसका काउंसलिंग होगी, वो अपना जाएगा, चुपचाप एडमिशन लेगा, जो एडमिशन फीस होगी वो देना होगा, डोनेशन नहीं देनी पड़ेगी। ये बच्चों के लिए फ़ायदे का कार्य हो गया है। नंबर ऑफ़ सीट्स भारत सरकार ने 3 गुना बढ़ा दी हैं, तो हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे हों, आरक्षित वर्ग के हों, अनारक्षित वर्ग के हों, सबको पूरा नंबर ऑफ़ सीट सबके लिए बढ़ रही हैं। ठीक है, आरक्षण अनारक्षण वो एक अलग कहानी, पर नंबर ऑफ़ सीट सबके लिए बढ़ रही हैं, 4 गुना हो जा रही हैं। अभी 2027 तक तो शायद उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसको जहाँ पढ़ना हो पढ़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। और सरकार हिंदुओं की है, तो हिंदुओं का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है, उसका सदुपयोग हिंदुओं के लिए हो रहा है, ताकि क्रिश्चियन तंत्र हमारे मेडिकल या स्वास्थ्य या इन सब चीज़ों पे हमारी पूरी इकोनॉमी पर कब्जा न करे। समस्या इन पादरियों को वहाँ पर थी, इसलिए ये भी सड़क पर निकला। आपने कब देखा पादरी किसी विरोध में आए हो? चैन से जीते थे, पूरा देश बर्बाद करके जीते थे, पर अब इनकी भी नकेल कसी जा रही है। तो ये पूरा जो प्रकरण हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रकरण हुआ है। ये समुद्र मंथन है, हलाहल का निकलना बहुत आवश्यक है, मवाद का, खून का, खील का, सबका निकलना बहुत आवश्यक है। निकल गया गुबार, गुड। बहुत लोग को तकलीफ थी UGC से इत्यादि से। जितने लोग आलोचना में आते हैं, देख लो अपनी आँख से, जो दिन भर कोसते रहते हो आप, किससे बचाया जा रहा है आपको। आप पेंडुलम नहीं हो सकते इस समय कि आज मैंने आलोचना की और कल मैंने जो है कहा नहीं मोदी सरकार, सड़क पे हमको 4 गुंडे दिखे तो कहने नहीं मोदी सरकार ठीक है। ये जितनी आलोचना करते हैं योगी राज में रह के कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षित होते हैं वहाँ पर। अभी पंजाब जाके बोल पाएंगे? नहीं, केस कर देगा केजरीवाल और बिजली काट देगा अलग से, और बाकी जो करना होगा जेल में उठा के बंद कर देगा अलग। पंजाब पर तो कोई बात नहीं कर पाते। आलोचना आवश्यक है, कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, पर आलोचना के प्रति, आपकी आलोचना के प्रति भी आपका दायित्व है। अगर किसी के कर्म के प्रति जो मैंडेट मिला है, सरकार का अपना दायित्व है, तो आप जो आलोचना कर रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं, आप जितना 3-3 घंटे पॉडकास्ट कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहा है, लगातार रील्स बन रही हैं, उसमें आप यह समझिए कि उसके प्रति भी आपका दायित्व है। आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप अपने ही समाज के लोगों को, आरक्षित अनारक्षित लोगों को कुछ भी बोल दे रहा है कोई। भाई शब्द संभालिए। आपका हिंदू समाज है, हिंदू समाज अगर 80% है तो उसमें सब लोग,
हम भी हैं, आप भी। रक्षा कवच हिंदू समाज ही है एक दूसरे का, दूसरा नहीं है, मुसलमान नहीं है। तो अपने लोग के साथ जो समस्या है वो आपस में आसानी से, तबीयत से, तमीज़ से निपटिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी प्रक्रिया का पालन करिए, पर किसी को मौका मत दीजिए कि वो हिंदू समाज में डेंट मार सके या उसमें एक छेद कर सके और अंदर घुस सके। बहुत लोग पहले से तैयार बैठे हैं, बच्चे हों, स्टूडेंट्स हों, किसी की भी बात हो, हिंदू पहली बार सत्ता में आया है, उसकी 50 साल तक की निरंतरता की बहुत आवश्यकता है, वरना किस प्रकार के गिद्ध मंडरा रहे हैं ये आप सबने देखा है। और ये गिद्ध सिर्फ भारत के अंदर के नहीं, ये बाहर से आ रहे हैं। दुनिया भर के गिद्ध जो है इस समय भारत पर मंडरा रहे हैं, और रक्षा कवच है हिंदू समाज और हिंदू सत्ता। तो और सबसे अंतिम बात कि नेतृत्व पर भरोसा करें। आपने ही चुना है, आपके हमारे जैसे सोच वाले 25 से 30-50 करोड़ लोगों ने चुना है उन्हें, और उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त है मोदी जी का कि भरोसा करने के अलावा कोई और हम कार्य कर सकते हैं क्या? देख सकते हैं, हर दिन पैरामीटर चेक कर सकते हैं, स्क्रूटनी कर सकते हैं, पर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखना चाहिए ना हमें कि ट्रैक रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। उसके आधार पर भरोसा करें। और इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। यदि आपको ये बातें उचित लगी हों तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय में ज़रूर बताएं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।